Okay, question number 4. Figure 4.1 shows a metal pan on an electric hot plate. तो ये इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है, इसके ऊपर एक मेटल पैन. द पैन कंटेन्स 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें गिवन है. The pan is heated, the temperature of the water in the pan increases. Thermal energy is transferred through the metal pan by conduction. State and explain the two ways that thermal energy is conducted in a metal. Number 1, there are delocalized electrons. So it is conducted through delocalized or free electrons, which move through the metal. ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिसीव कर लेते हैं और एनर्जी रिसीव करके अब जो है ना ये मूव कर रहे होते हैं थ्रू आउट द मेटल. और जब ये कोलाइड करते हैं विद द एटम्स ऑफ द मेटल, दे ट्रांसफर एनर्जी एंड ट्रांसफर. मेटल के अंदर एक एक्स्ट्रा भी चीज़ होती है जो बाकी सॉलिड्स में नहीं होती, और वो फिनोमेना है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का या फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का. तो जिस तरह ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक डायरेक्शन में फ्लो करके, इसी तरह से ये थर्मल कंडक्शन भी करते हैं कि ये एनर्जी रिसीव कर लेते हैं हॉट एंड से, और उसके बाद सिंस ये एटम्स तो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं ना और अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को ही एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स पूरी मेटल में फ्लो कर सकते हैं. तो ये डिस्टेंट पार्टिकल्स को जाके भी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं. वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स collide with neighboring particles and transfer energy. तो एक एनर्जी ट्रांसफर वो है जो कि एटम्स या वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कर रहे हैं. ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडक्शन का फिनोमेना है, सॉलिड्स में होता है. एक दूसरा फिनोमेना जो मेटल्स में होता है वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्शन है या थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर है. सही है, तो इस तरह से हमने टू वेज को डिस्क्राइब कर दिया विच हैपन इन अ मेटल. द वाटर बॉइल्स एंड लीव्स द लिक्विड एज अ गैस. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एंड डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. अब ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है कि हमने आंसर में क्या चीज़ रेफर करके अपना आंसर लिखना है. वाई द गैस ऑक्यूपाइज अ मच ग्रेटर वॉल्यूम दैन इट डज इन एज अ लिक्विड. वाटर पार्टिकल्स हैं, जब गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एज कम्पेयर टू व्हेन दे वर इन लिक्विड स्टेट. तो फोर्सेस और डिस्टेंसेस को हमने रेफर करना है. जी, तो अगर हम फोर्सेस की पहले बात करें तो हम कहेंगे कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द पार्टिकल्स इन अ गैस are much weaker than liquids. और अगर डिस्टेंसेस की बात करें, द डिस्टेंस among the particles of a gas are much larger than that of a liquid. तो लिक्विड के मुकाबले में इनके डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड दे आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और इसी तरह अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होती हैं. ओके, स्टेट टू वेज इन विच बॉइलिंग डिफर्स फ्रॉम इवेपोरेशन. ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछा जाता है. तो पहला हम लिख सकते हैं कि बॉइलिंग अकर्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर which is called the boiling point, while evaporation can occur at any temperature. Or secondly, boiling takes place throughout the liquid, while the evaporation only takes place at the surface of the liquid.
थर्ड ये भी लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द बॉइलिंग द बबल्स आर जनरेटेड वाइल इवेपोरेशन में ऐसा कोई फिनोमेना विजिबली नहीं देखने को मिल रहा होता. नेक्स्ट पार्ट, द वाटर इज रिप्लेस्ड with 200 centimeter cube of milk. The initial temperature of milk is 20. The boiling point of milk is 95. The milk starts to boil when 60700 joules of thermal energy has been transferred to it. The density of the milk is also given. Calculate the value of specific heat capacity of milk. Give your answer to 3 significant figures. अब जहां भी हमें नॉर्मल कन्वेंशन ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अलावा आंसर देना होगा तो वो हमें फिर इस तरह से ना खुद ही उसको रेफर कर देंगे कि हमने किस तरह से आंसर देना है. ओके, अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा या E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा और डेल्टा टी दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं. अच्छा, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का चेंज हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड से कैलकुलेट कर लेंगे. सी हमें कैलकुलेट करना है. थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड भी हमें गिवन है, मास हमें गिवन नहीं है डायरेक्टली. तो मास फाइंड करने के लिए हमें 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है. नंबर 1 द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क एंड नंबर 2 द डेंसिटी ऑफ द मिल्क. तो सबसे पहले इन दोनों को हम यूज करते हैं और मास ऑफ द मिल्क फाइंड कर लेते हैं. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम which means mass will be equal to density multiplied by volume of the milk. अच्छा, density हमें given है 1.03 into 1.03 और volume हमें given है 200. ये आंसर आएगा 206 grams. ये mass of the milk है जो फिर हम further calculations में use करेंगे. ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे. एनर्जी गिवन है 60700, मास इज 206, सी हमने फाइंड करना है और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 95 माइनस 20 से आ जाएगा. सो सी इज इक्वल टू 60700 डिवाइडेड बाय 206 मल्टीप्लाइड बाय 75. तो ये आंसर देगा 3.93 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. और इसी को हम यहाँ पे फाइनल आंसर में लिख देंगे 3.93 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. ये 4 मार्क्स के लिए हमें वर्किंग शो करनी होगी.